हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SN2। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का तीसरा टॉपिक, बायो सावर्ट लॉ। सुन के हालत खराब हो गई। अरे अभी तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट ही है, आगे आगे देखते जाओ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? अगर एक कंडक्टर है, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा कंडक्टर रखा है, ठीक है, बहुत बड़ा कंडक्टर, लंबा सा कंडक्टर, उसमें करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, ऐसे करंट जा रहा है। तो उसके छोटे से पार्ट से, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, उसको मैं बोलूँगा डिफरेंशियल एलिमेंट, मतलब TL। उसको उसके छोटे से पार्ट से मैं किसी पॉइंट P पर, ठीक है, किसी पॉइंट P पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो बताएगा बायो सावर्ट लॉ। तो चलो देखते हैं बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, ये है वो कंडक्टर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट है x यहाँ पर, ये पॉइंट है y। तो करंट जा रहा है ऐसे इधर को, ये है I, और इसको ले लेता हूं मैं छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट DL। मान लेते हैं ये पॉइंट छोटा सा पार्ट है, इसको ले लेता हूं A और B। तो मैं करंट निकालूंगा, मैं यहाँ पर निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं। ऐसे, ये है कोई पॉइंट P, ठीक है। अब जो ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस होगा ये R, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और इस पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए इस पोजीशन वेक्टर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है R, तो इनके बीच तो जो एंगल होगा वो होगा इस पोजीशन वेक्टर के बीच और इस डिफरेंशियल एलिमेंट DL के बीच जो एंगल होगा वो होगा थीटा। तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला होगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक तो I पे डिपेंड करेगा, dB डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं हम, डिफरेंशियल पार्ट ले रहे हैं, इस पूरी लेंथ का डिफरेंशियल पार्ट, छोटा सा पार्ट दिया है। तो यहाँ से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो भी डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब मैं पूरे का नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इतने का ले रहा हूँ, तो वो होगा डिफरेंशियल मतलब dB। तो इसलिए dB जो कि पहले डिपेंड करेगा इस करंट में I, दूसरा dB डिपेंड करेगा IDL पे, ठीक है। तीसरी इस छोटे से पार्ट पे डिपेंड करेगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड फोर्थ, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि मैंने R ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो R dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब जब मैं इन सब को कंबाइन करता हूं तब मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो होगी ये dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इन सब पर, जो कि इन सब को कंबाइन करने से निकली है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तब होगा कुछ इस तरह, dB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। तो ये के क्या होगा दोस्तों, के कुछ के लिखते हैं आप, ठीक है। के होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब जो के होगा, जो ये वैल्यू होगी, इसका मतलब ये जो के होगा ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये इस समय डिपेंड करेगा कि यहाँ पर मीडियम क्या है, भाई हवा है या पानी है। तो उस मीडियम पे डिपेंड करेगी इस के की वैल्यू, ठीक है। अगर हवा है, हवा मतलब ओपन एयर में बोलूंगा, फ्री स्पेस में, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसको मैं बोलूंगा वेबर पर एम्पियर पर मीटर, जो कि मैं ऐसे निकाल सकता हूं, क्योंकि बी होता है म्यू एच, और पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि बी की यूनिट क्या होती है, बी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच की यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके ये आएगा वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एक यूनिट ये होगी इसकी, दूसरी यूनिट होगी उसकी टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये होगी इसकी यूनिट, इसको बोलते हैं, ये तो बताना ही भूल गया, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस में ये होगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो के किस पर डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है यहाँ पर मीडियम क्या है, ठीक है। और के अगर मैं सीजीएस में लेता हूं तो के की वैल्यू होती है 1। तो अब इस केस में जो मेरे पास टीबी निकलेगा, मतलब ये निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकलेगा, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर सीजीएस सिस्टम होता तो ये होता आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 1। इसको बोलूंगा मैं, ये है सीजीएस सिस्टम के, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, ठीक है। तो ये है सीजीएस के लिए। अब मैं इसको लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो dB को जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये दिख रहा है ना, ठीक। तो dB अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तब ऐसे होगा, ये क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पहले तो मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, वहां से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे आया, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा था अपॉन आर स्क्वायर, टेढ़ा हो गया, चलो कोई नहीं, सीधा कर देते हैं, इसकी वजह से लग रहा है। तो मैं दोनों जगह आर और आर की मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे, अभी बताता हूं क्यों किया, ठीक है। तो अब देखिए, जो थीटा है ना, ये थीटा दिख रहा है, ये जो थीटा है ना, किसके बीच एंगल है, किसके बीच है, डीएल और आर के बीच, दिख रहा है, डीएल और आर के बीच है ये है। तो इसका मतलब यहां पर मैंने लिया साइन थीटा, नीचे बताता हूं, जब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ऐसे, तब ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। तो क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इन दोनों का
इन दोनों का साइन थीटा क्या होगा, इन दोनों का साइन थीटा होगा dl क्रॉस r, क्योंकि साइन थीटा है इसलिए क्रॉस r, क्योंकि इन दोनों के बीच का साइन थीटा है ये, ठीक है, इसलिए इसे लिखूंगा dl क्रॉस r। तो नीचे r स्क्वायर इंटू r कितना हो जाएगा, r क्यूब, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो हाँ ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो इसे हम ऐसे ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम इसकी डायरेक्शन, ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं, हाँ ठीक है। तो अब निकालूंगा इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये dl क्रॉस r वाला प्लेन, ठीक है। dl क्रॉस r क्या दिखाता है, dl क्रॉस दिखाता है मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, और इसी का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो जिसको निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, जब भी क्रॉस आता है तो वहां पर हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। थंब रूल क्या दिखाता है, जब मैं यहां से मान लेता हूं, थंब दिखाता है करंट, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या दिखाएगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर करंट जा रहा है ऐसे, तो हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, थंब ऊपर की तरफ, कर्लिंग ऑफ फिंगर दिस साइड, ठीक है। तो यहां पर कर्ल किस तरफ फिंगर हो रही है, ऐसे, मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी डायरेक्टली नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ठीक है, बिल्कुल नीचे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां पर दिखाऊंगा क्रॉस से, क्रॉस मतलब टेल, तीर की टेल, एरो टेल, ठीक है, यहां पर होगी नीचे की तरफ। अगर मुझे इधर निकालनी होती तो, इधर निकालनी होती तो कैसे होता, तो एंटी क्लॉकवाइज आता ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एरो आता ऊपर की तरफ, मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आता, तो मैं इसको दिखाऊंगा डॉट से, ठीक है, डॉट मतलब एरो हेड अभी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो डॉट नीचे की तरफ जा रहा है क्रॉस। तो ये है डायरेक्शन जो कि निकल सकती है राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो ये तो थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अकॉर्डिंग टू सेवर्ट लॉ, सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो है डिफरेंशियल पार्ट, ये डिफरेंशियल पार्ट है, डिफरेंशियल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। जब मैं इस पूरे लेंथ से पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तब क्या होगा, मतलब अभी डिफरेंशियल है, तब मैं इसको करूंगा इंटीग्रेट, तो b क्या होगा, p होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे से r हट गया है, ठीक है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसे होगा, आई भी बाहर आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे आई डी एल क्रॉस आर, वही जैसे पहले लिखा था, और आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये होगी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इस करंट के द्वारा, पूरे करंट के द्वारा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तब, ठीक है। अब मैं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, अभी टॉपिक काफी है तो देखते रहिए, तो कहाँ पे लिखूंगा यहाँ काफी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इसको बोलूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड in terms of current density,
ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब करंट पर यूनिट ए क्या, इसको मैं दोनों जगह dl से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आइडियल तो मेरे पास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये dl है, dl, ठीक है, IDL। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो एरिया इंटू डिफरेंशियल लेंथ, तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो होगा IDL अपॉन dV। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ, तो dV क्या होगा मेरे पास, म्यू नॉट, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि आइडियल हो गया J इंटू dV, तो वेक्टर हो जाएगा J क्रॉस R अपॉन R क्यूब इंटू R हुई R। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और ये हो जाएगा dV, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। अब इन टर्म्स ऑफ, ये था पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी q एंड v, v वेक्टर। तो I क्या होता है, I होगा q अपॉन t, तो इसको मैं dl ले लूंगा, इसको dt ले लूंगा, dt, और क्योंकि dl यहाँ है तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, q इंटू dl अपॉन dt। तो dl अपॉन dt मतलब वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको क्या लिखता हूँ, q इंटू v। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू q v क्रॉस r अपॉन R क्यूब। ठीक है, तीसरा लिखूंगा मैं, किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं, अगर ये फॉर्म पता है मुझे और ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले पता है तो मैं आराम से किसी भी फॉर्म में से चेंज कर सकता हूँ। बस ये पता होना चाहिए कि क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच आएगा, यहाँ पे करंट डेंसिटी के बीच आएगा, क्योंकि ये करंट से ही निकला है, करंट का ही पार्ट है, करंट डेंसिटी। ठीक है, उसी तरह वेलोसिटी किसकी है, करंट की, तो उससे आएगा v क्रॉस r। तो अब है मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H ले लूंगा या DH ले लूंगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, लिखना पड़ेगा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये होगा DH, जो कि मैं यहां बता चुका हूं, ये भी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, B इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू इनटू H होता है, तो H क्या होगा, B अपॉन म्यू, म्यू नॉट लिखूंगा, dB अपॉन म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी, I dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब। अगर सीधे सिस्टम में लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, DH इज इक्वल टू, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा I dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इससे। तो अब मेरे पास कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस है जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 मतलब थीटा, ये पहले लिख देता हूं, केस 1 एंड थीटा इज 0, जब थीटा 0 होगा और 180 होगा तो ये क्या होगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा जीरो है तो जीरो जीरो मतलब ये जो पॉइंट है बिल्कुल कंडक्टर पे आ जाएगा और थीटा हो जाएगा जीरो। मतलब एक थिन वायर ऑफ करंट कंडक्टर है, उसके सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस केस में थीटा जीरो हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा dv हो जाएगा जीरो मतलब मिनिमम। ठीक है, दूसरा केस है जब थीटा होगा 90, पहले बता चुका हूं साइन 90 क्या होता है 1, मतलब इससे ऊपर तो कभी साइन थीटा हो नहीं का। ठीक है, तो dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा और वो बताएगा क्योंकि थीटा dv हमेशा मैक्सिमम होगा जब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा कंडक्टर के, जहां पर मैं निकाल रहा हूं मतलब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो dv हमेशा होगा मैक्सिमम। वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड इज करंट एंगल डिपेंडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक आज का पूरा बायोट-सैवर्ट लॉ। आज का पूरा नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस। तो अभी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इसकी बची हुई है, तो देखेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक कैसा था, आसान था मुश्किल था? उम्मीद है आपको पसंद आराम से समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तो कभी अगर कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशन हो या कोई डाउट हो या कोई किसी तरह का फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए। तो बस आज का टॉपिक यहीं पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।